वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की। वहाँ बाई इलेक्शंस के बाद से जो गैर यकीनी और की एक सूरत हाल है वो अभी भी कायम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो पीडीएम की तरफ से की जा रही है, और इसी हवाले से कानूनी केसेस भी जो हैं वो सुने जा रहे हैं कोर्ट्स में। 22 जुलाई है कल, और वज़ीर आला का इंतखाब होना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, तारीख तब सेट की गई थी, और इससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ामात लगा दिए गए कि जो उनके एमपीएस हैं उनको ख़रीदा जा रहा है। दूसरी तरफ नवाज लीग जो है वो वाज़े तौर पर ये इशारा दे रही है कि वो पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब जो है वज़ीर आला ना बन सकें। चंद रोज़ कबल ही जो पीटीआई के मेंबरान थे उनके गायब होने के हवाले से जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जिस दिन इलेक्शन हो तो 5 नहीं बल्कि 50 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट दे दें और परवेज़ इलाही साहब को ना दें, या ये भी हो सकता है कि वो गैर हाजिर हों उस दिन। वज़ीर दाखिला साहब के बकौल जो है हर कोशिश वो करेगी उनकी जमात कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो है वो सीएम रहें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक से ज़्यादा मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके एमपीएस को ख़रीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी कहा कि एक एमपीए जो है मसूद मजीद साहब, वो मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है और वो तुर्की चले गए हैं, जबकि बाकी भी जो उनके एमपीएस हैं वो अपनी वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं, बयानात रिलीज़ कर रहे हैं कि उनको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, उनमें धमकियां दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो एक कानूनी प्रोसेस है या कानूनी जंग है दोनों साइड से, वो भी जारी है। PP7 जो पिंडी की सीट थी जिसमें मार्जिन ऑफ विनिंग जो था वो तकरीबन 50 वोट्स का था, उधर दोबारा दरख्वास्त दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि रीकाउंट हो, वो मुस्तरद कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लेके गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। परवेज़ इलाही साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो इसके ऊपर भी समाअत हुई, मगर कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ठोस सबूत मांग लिया है। ये जो सारे इश्यूज़ हैं इनके दरमियान वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एक बहुत अहम खबर आई है, और वो ये है कि उन्होंने नैब का न्याच का फैसला कर लिया है। ये तैनाती हो गई है। साबिक DG IB जो हैं और साबिक IG पंजाब आफ्ताब सुल्तान साहब को ये चेयरमैन नैब अब बना दिया गया है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। सेनेटर साहब, सर राना सनाउल्लाह साहब पहले 5 MPS से शुरू हुए, अब तो वो 50 का जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कल जिस तरह उस पर गुफ्तगू की, जितनी बात की, लग रहा था कि आप लोग भी घबरा गए, इसलिए आपने इतना पब्लिक किया इस सारे मामले को। तो सर ये आप कितनी अब आपको परेशानी है इस वक्त अबाउट द इलेक्शन टुमारो? शुक्रिया आरफा। बात यह है कि पहले वो मुल्क क्या होगा जिसका कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हो, फिर उसकी बात को अहमियत देना, ये एक और उससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी है। तीसरी बात ये है कि जो मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर होता है वो मुल्क में अमन व अमान लोकली इंटरनली कायम करने के लिए उसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। अब एक ऐसा इंटीरियर मिनिस्टर जो कि खुलकर कह रहा है कि 5 बंदे या 10 बंदे गायब करना कोई बात ही नहीं है, ये एक फाशिस्ट माइंडसेट की अक्कासी करता है, ये उस क्रिमिनल माइंडसेट की अक्कासी करता है जो कि ये जो पॉलिटिकल इस वक्त जो एक पीडीएम के नाम से एक लानत इस मुल्क पे नाफिज है, ये वो लोग हैं जो कि बुनियादी तौर पे क्रिमिनल हैं, और इनका जो पास्ट आप देखें तो उन्होंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाई है, मुआशी तौर पे इदारों को तबाह करने में, और इस किस्म की ज़मीरों की खरीदना, ज़मीनों का बेचना, ये उनका बुनियादी एक्सपर्टीज है। मुल्क अगर ये मुल्क पे तवज्जो देते तो मुल्क आज इस हालत में ना होता जिस हालत में है। अब आते हैं कि हमने 188
हमारे नंबर्स हैं, इनके 183 हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे क्या कि सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये कल रिपोर्ट हुआ है और बहुत तफसील से रिपोर्ट हुआ है कि जो आप लोगों ने सबको इकट्ठा किया गुज़िश्ता रोज, तो आपके सिर्फ 90 एमपीएस आए मीटिंग में। तो सर देखें, फिक्र बात तो ये कुछ है कि आपको भी थी, कल सबने जो प्रेस मेरी बात सुने कॉन्फ्रेंसेस आप। भी की देखिए, उनसे भी ये मेरी लग रहा मेरी था। बात सुने। जी सर। आरिफा, मेरी बात सुने। आप एक इंटेलेक्चुअली बड़ी क्लियर खातून हैं और आपको ये सवाल ज़ेब नहीं देता जो आप कर रही हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको पहले सेट करना होगा, अवाम को बताना होगा कि रियलिटी क्या है। आप कल की कि जी 90 लोग आए हैं, 50 आए हैं, 10 आए हैं। असेंबली में जिस वक्त जो वोटिंग होगी उस पर मैटर होगा। आप क्यों क्रिएट कर रही हैं इस किस्म की ये जो झूठ और उसकी जो एक मुनाफिकत की एक हवा फैली हुई है, उसमें आप अपना हिस्सा क्यों डालना चाहती हैं? आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर सेनेटर मैं तो साहब हिस्सा बिल्कुल नहीं डाल रही। अगर फवाद चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा जी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, आप लोग एहतजाज गुज़िश्ता रात को हुआ क्यों नहीं लिबर्टी करेंगे? में, तो उस और हमारा उसी पाला किससे है? नहीं तो उससे तो हमारा यही पाला लगता है ना किससे सर है? कि कोई ना कोई मसला है जो आप लोग इतना शोर डाल रहे हैं, तो कोई नहीं, परेशानी है। शोर तो मैं यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, समझने की कोशिश नहीं। आप पहले कंडेम करें कि कोई भी अगर हॉर्स ट्रेडिंग करता है उस पे अल्लाह ताला की लानत है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मुझे सवालों से ही लग रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। अच्छी और बुराई में कोई बात नहीं है कि जी शिबली ने क्या बात कर दी, पीटीआई ने क्या कर दी, राना सनाउल्लाह ने क्या कह दिया। फॉर गॉड सेक जी, हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा हैं। सर अब सर मतलब कि आपने एक तरफ आप कहते हैं कि राणा साहब की बात को अहमियत ना दे, दूसरी तरफ आप लोग खुद कोर्ट में केस ले गए हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे कहा है कि इसीलिए आपके पास स्टेटमेंट के नहीं, अलावा मेरी कुछ है, बात सुने। एविडेंस तो लेके आए। तो इतनी नहीं नहीं, अगर मेरी अहमियत बात नहीं है सुनिए। राणा साहब की अरे आप स्टेटमेंट बात की, तो करें आप कोर्ट आरिफा, में आप ना बात लेके करें। जाते ना केस। आरिफा, आप नहीं बात सर, करें, मैं मैं तो सर खामोश आपने मुझे जी। अच्छा अच्छा, मैं खामोश हूँ सर, मैं खामोश हूँ, मैं खामोश हूँ। नहीं, मतलब है कि देखिए जी, किसी लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर आपकी मेरी से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि शबली फराज कोई एक बेहुदा सी गाली दे देगा टॉक शो पे, इसी तरह मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि जी जो आपके जो सवाल हैं, खैर एनीवे फॉरगेट दैट डिस्कशन। मैं ये कह रहा हूं कि हाउस में जो नंबर्स हैं, पहले तो लोगों को ये बताएं कि हमारे 188 मेंबरान हैं और उनके 183 नंबरान हैं, फर्क 5 का हुआ। अब इससे आते हैं कि इससे तो ये लगता है कि ये हम ही, हमारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट ही वजीर आला होगा। दूसरी बात, अगर जरा सा भी एक जरा भी होता इनमें शर्म हया, डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती, तो जब ये 20 सीटों का इलेक्शन हुआ था तो रिजल्ट जब आ गए, बावजूद इनकी धांधली के रिजल्ट्स आ गए पीटीआई के फेवर में, तो चाहिए था कि ये इस्तीफा दे देते। लेकिन चूंकि ना डेमोक्रेटिक माइंडसेट है, फाशिस्ट माइंडसेट है, तो ये लोगों को खरीदने में, आसिफ अली जरदारी आया हुआ है लाहौर में, ये लोगों ने कोई पहली दफा ये काम किया है? इन्होंने हमेशा लोगों को खरीदा है। तो हम जो वावेला मचा रहे हैं, बुनियादी तौर पे हमारी ऑडियंस आप नहीं है, ना हमारी ऑडियंस मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है। हमारी ऑडियंस पाकिस्तान के अवाम है, जिन्होंने कि ये फैसला किया है कि इन चोरों से, इन जमीर फरोशों से हमने जान छुड़ानी है। तो हमारी ऑडियंस वो है, हम उनको बता रहे हैं कि देखें जी, जो वोट आपने हमें दिए हैं, वो कोई जो भी दूसरी जो एक बद की ताकतें हैं, वो उसको खरीदना चाह रही हैं, प्रेशर कर रही हैं, फोन कर रहे हैं, डराए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ये आप इसको कैसे इसको कंडेम नहीं कर सकते? आपका एडिटोरियल बोर्ड, आप पहले शुरू बिस्मिल्लाह करके और ये कहते कि जी जो भी हो रहा है, जो भी ये खरीदो फरोख्त हो रही है, डिस्कशन खोल दी है जी आपने कि जी ये कैसे होगा, ये कह रहा है, वो कह रहा है। आपको तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि जी जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिसकी के पार्लियामेंट्री नंबर हैं, जिस पार्लियामानी पार्टी की, जिस कोalition के, वो लगता है वो तो है पीपल अपना पीटीआई और उसकी कोalition पार्टनर। तो ये बहस क्या है कि जी ये हो गया, कोई उधर चला गया, कोई यूं हो गया। पहले इसको कंडेम करते हैं। अब आते हैं कि हमने क्या किया। हमने ये जिहाद किया है कि पहली दफा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस हॉर्स ट्रेडिंग को, ये तो होती रही है, ये तो छांगा मांगा और इस किस्म की बहुत सी जगह में ये चीजें चलती रही हैं। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में भी हुई थी। सेनेट चेयरमैन के किसी के उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना।
सादिक शजरानी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, नकीजी से है। इसमें यही, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वोट बिके थे। फिर क्या किया हमने उन एमपीएस के साथ? 20 एमपीए, हम एक बड़ी ही माइनॉरिटी की 2 वोटों की मेजॉरिटी पे हम हुकूमत कर रहे थे। हमने उन सारे 20 मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया। आप उसकी बात करती हैं। हमारा जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। किसी और पार्टी ने नहीं किया। कौन गया कोर्ट के जी ये जो मुनहरिफ अराकीन है? हम गए, हमने अदालत से फैसला किया, हमारी वजह से ये इलेक्शन दोबारा हुए और उसी वजह से हमारा लोग जीते। अब बात यह है कि आपने मुल्क को इन्हीं चोरों उचक्कों के हवाले रखना है जो कि पैसे के जोर पे, जो कि करप्शन से बनाते हैं, उनकी बात सुननी है आपने, या और हमारे मीडिया के दोस्तों ने, या आपने एक अपना एक व्यू देना है कि जी देखें अगर इस मुल्क में 75 साल हो गए हैं। अच्छा सर ब्रेक लेनी है, अगर आप सर ब्रेक के करीब आ रहे हैं, आप बात अगर जल्दी से मुकम्मल कर लें। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ 75 साल हो गए हैं। हमारा मुल्क बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है जो कि 1971 में अलहदा हुआ था। क्या वजह है कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा? क्या वजह है कि ये रोज एक वो वेंटिलेटर पे होता है, जिस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो बेकारी कौम है आप? तो हम इस चुंगल से निकालना चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जमीरों की खरीद और फरोख्त है, करप्ट लोग हैं जो कि इस वक्त बरसर इख्तिदार हैं। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और इंशाल्लाह बावजूद सारी चीजों के इंशाल्लाह, वरना एक बहुत बड़ा मसला होगा, एक बहुत बड़ा तूफान होगा। बिल्कुल ठीक। अगर सेनेटर साहब यहाँ ब्रेक मुझे लेना है, अब अगर हम बात मुकम्मल ब्रेक के बाद, नाजरीन हम सेनेटर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे, बट वील बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर शिबली फराज साहब से। सेनेटर साहब, सर आज एक बहुत बड़ा अहम फैसला किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, उन्होंने नैब का चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया। किस तरह देख रहे हैं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अपॉइंटमेंट को? देखिए इसका मैं जवाब आपको देता हूँ, लेकिन मैं बड़ा क्विकली एक आपको ये जो हल्का हमारा जो PP7 है उसका मैं बताता हूँ कि 49 कम टू दैट। हाँ नहीं वो भी मैं आपसे सर पूछती हूँ, अगर ये क्विकली आप दे दें, वक्त जरा कम है हमारे पास। ये 2 अहम इश्यूज हमने डिस्कस करने हैं, PP7 भी और नैब चेयरमैन भी। ओके, देखिए नैब चेयरमैन का तयन जो है, तो अब अगर राजा रियाज जो कि लोटा आजम है वो मिलके और लीडर ऑफ द हाउस के साथ मिलके बनाएगा, तो वो चाहे कोई भी शख्स हो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो सर अगर यहाँ कोई, क्या आपकी पार्टी में कोई व्यू सामने आया कि गलती कर दी पार्लियामेंट को छोड़ के? अगर आज आप लोग वहां होते तो आप ब्लॉक कर सकते थे इस अपॉइंटमेंट? नॉट एट ऑल। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज आरिफा, कि जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, वो लोग, इन्होंने तो मेरे नजदीक तो नैब को बंद कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो नैब की जो अमेंडमेंट ये लाए हैं उसमें तो ये हर एक चोरी कर सकता है। जस्टिफाई हो गया है कि कोई खुला खाओ खुला ना आओ, आपको कोई नैब की जरूरत ही नहीं है। बराए नाम अगर किसी को एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो क्रिएट करना है तो ठीक है, अदरवाइज तो इन्होंने चोरी चकारी को जायज कर दिया है। ये जो अमेंडमेंट्स लाए हैं, नैब लॉज लाए हैं, जो NRO अपने आप को दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई तो है? इसका मतलब है कि आप लोग इसको फिर चैलेंज नहीं करेंगे या कोई इसके खिलाफ कोई कोशिश नहीं करेंगे, इस अपॉइंटमेंट दबाव नहीं डालेंगे हुकूमत पे इस अपॉइंटमेंट के हवाले से? देखें इस वक्त जो है हमारा फोकस पंजाब इलेक्शन है, हमारा फोकस है इलेक्शंस का इनेकाद, फ्री फेयर नेशनल इलेक्शंस का इनेकाद। हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ये चीजें तो ये करते रहेंगे। अब राजा रियाज है, आप कहेंगे कि उसके खिलाफ क्यों नहीं किया? ये इररेलेवेंट लोग हैं, इररेलेवेंट चीजें हैं। वी आर फोकसिंग, वी हैव आवर प्रायोरिटीज। हम जो है तो फोकस कर रहे हैं जो चीज पहले है, जो कि कल का इलेक्शन है, और उम्मीद है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, यही PP7 का आपने जिक्र किया, दैट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। आप लोगों ने बहुत कोशिश की, रिकाउंट जो है आपको नहीं इजाजत मिली उसकी। देखें यही तो हमारा रोना है कि हम किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। अब आप बताएं मुझे कि 49 वोट्स का डिफरेंस है और इलेक्टोरल लॉज ये कहते हैं कि अगर इतना कम मार्जिन हो, और ये तो 1% से भी कम मार्जिन है, तो उसकी रिकाउंटिंग बिल्कुल होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं जो असल चीज क्या है, वो ये है कि 49 वोट से हमें हराया गया है, और जो रिजेक्टेड वोट्स हैं वो कितने हैं? वो 1400 प्लस हैं।
अब ये बड़ा अच्छा एक तरीका है कि किसी को हराने के लिए कि आप उसके बैलेट पेपर को वो कर दें, मसख कर दें, उस पर कोई निशान लगा दें, उस पर कोई सबसे आसान तरीका, और ये बड़ा एक पुराना, इसीलिए जो इमरान खान ईवीएम की थ्रू इलेक्शंस की बात करता था, 0 वोट होता है इलेक्शन का, 0 रिजेक्टेड वोट 0 होते। सर वो तो अब गई कहानी, अब PP7 में आप करेंगे क्या? देखिए जी, बताना तो मकसद है, कहानी बड़ी नहीं है, ये अहम चीजें हैं आरिफा। ये अहम नहीं है कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है, अहम ये है कि ये जो चीजें हैं जो कि जिसको आप कहते हैं रिफॉर्म्स, जिसमें कि आप कहते हैं बुनियाद को ठीक करते हैं, ईवीएम उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इसमें 0 रिजेक्टेड वोट्स थे और उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकती थी। इन सारों ने मिलके, ये सारे जो चोर डाकू हैं, इन्होंने मिलके उसकी मुखालिफत की, और इसी वजह से पहला काम जो किया, आते ही उन्होंने इन 2 लॉज को रिवर्स कर दिया। पार्लियामेंट इसीलिए ना छोड़ते ना, इसीलिए तो आपसे कहते हैं कि आप पार्लियामेंट आपने क्यों छोड़ दी? आप ईवीएम के ऊपर भी प्रोटेस्ट कर सकते थे और ये नैब चेयरमैन के अपॉइंटमेंट पे भी कर सकते थे। इसका एक मायोपिक व्यू ना लें आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। हमने जो फैसले किए हैं, जिस पे हम खड़े हुए हैं, वो जानबूझ के, वो हमने बड़ी सोच समझ के किए हैं। अगर उधर हम होते भी तो उधर नंबर्स किसके ज्यादा थे? ये जो लोटे वोटे मिला दिए आपने, तो नंबर किसके ज्यादा होते? इन्हीं के नंबर ज्यादा होते, तो फिर भी लॉ पास होना था और हमारी उसको लेजिटिमेसी मिल जाती कि ये हम भी मौजूद थे और हम हार गए और वो जीत गए। हम इनको लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते हैं और ना हम इनके साथ बैठना चाहते हैं, बिकॉज दे आर बंच ऑफ थग्स। इनके साथ आप क्या वो करेंगे जो वोट खरीद? माफ करिएगा, बट ये कहना बड़ा जरूरी है कि लेजिटिमेसी आपने निकल के दी है, क्योंकि जो अगले दिन आप लोगों ने नैब के कवानीन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने सबसे पहले यही सवाल पूछा कि आप तो पार्लियामेंट में ही मौजूद नहीं थे। देखें, किसी भी पाकिस्तान के शहरी का पार्लियामेंट को तो छोड़े, उसका ये हक बनता है कि वो आर्टिकल 183 के तहत कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जिधर भी जाए, और वो कहे कि इससे किसको नुकसान, किसको होगा? इमरान खान को होगा, पीटीआई को होगा, ये पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान होगा, ये मुझे, आपको, हमारे जो बच्चे, उनका जिनका के मुस्तकबिल है, ये उनके हुकूक पे डाका डाला गया है। ये उनके लिए एक ऐसा लंगड़ा लूला पाकिस्तान ये देना चाह रहे हैं जो कि इस किस्म के लॉस दे रहे हैं। आप मुझसे डिबेट कर लेना क्लॉज बाय क्लॉज की। आपने बिल्कुल एक कार्ड ब्लांच दे दिया है उसको, चोरी को, जिसमें कि कोई भी कर ले, उसको अपनी जगह बीवी के नाम पे जायदाद पर कोई परवाह नहीं है। फॉर गॉड सेक जी, इसको आप क्रिटिसाइज करें, ये आप और मेरी बात नहीं है, ये मुल्क की बात है, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की बात है। बिल्कुल सही सर। वी रन आउट ऑफ टाइम है। शिबली साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं सिंध के। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में, जहां दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए हैं आर्मी ऑफिसर और उनके कज़न। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गालिब निहाद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ क्वेटा। वेलकम टू द शो। जी गालिब साहब, क्या मामला था, कुछ तफसील बताएं इस सारे वाक़े की हमें। जी बिल्कुल, 13 जुलाई को पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ज़ियारत का मकाम है वर्चोम, जहां पर ऑपरेशन किया गया है, जिसके बाद 9 कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों को मार गिराया गया है, जिसकी तस्दीक मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस मुशीर दाखिला ज़िया लांगो ने भी की। ताहम इस हवाले से जो वॉइस सर, ये पहले ये बताएं कि ये जो आर्मी ऑफिसर थे उनको शहीद किया गया, उसके रिएक्शन में ये ऑपरेशन किया गया? जी बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया, सबसे पहले जब 13 जुलाई को ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो आर्मी ऑफिसर और उनके कजन थे उनकी बाजियाबी के लिए किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा और इनके कजन की लाश ज़ियारत के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहां से बरामद की गई। ताहम ये 13 और 14 जुलाई को यह ऑपरेशन जारी रहा, जिसके नतीजे में कलअदम तंजीम के 9 दहशतगर्द मार गिराए, जिसकी तस्दीक मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ने भी की। ताहम एक तंजीम है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि मारे जाने वालों में से 5 जो थे वो मिसिंग पर्सन में शामिल थे। यानी कि और उसकी भी फिर डिनायल सामने आया है? जी बिल्कुल, जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के चेयरमैन हैं नसरुल्लाह बलोच, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो 9 में से 5 अफराद हैं उनका ताल्लुक
मिसिंग पर्सन में से है और इन्हें जो है वो शहीद किया गया है। जबकि दूसरी जान जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये है कि 9 के 9 दहशतगर्द थे जिन्हें ऑपरेशन में मार गिराया गया। तो हम इस हवाले से बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं सिंध में। स्टे विद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का। 24 जुलाई को ये होने थे 16 अजला में, मगर इसको मुलतवी कर दिया गया है। कहा जा रहा है बारिशें और जो मुहर्रम है उसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया है। अपोजिशन ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है इस फैसले को, और जमात इस्लामी ने तो ऐलान कर दिया है एहतजाज का, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर वो धरना भी देंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नईम रहमान साहब, जमात इस्लामी कराची। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइए ये क्या मामला हुआ, एकदम फैसला आया? क्या आप लोगों को अंदाज़ा था कि ये इस तरह इलेक्शन कमीशन फैसला करने लगा है? नहीं, बिल्कुल इस तरह का अंदाज़ा नहीं था। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन तवील अरसे से जब भी कोई इस तरह का सवाल उठता था और उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हम बहुत फर्म हैं और हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। जब हाई कोर्ट में भी पिटीशन की, पीपल्स पार्टी भी उसमें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी थी, नून लीग, GDA भी थे, ये सारे मिलकर गए थे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात आई थी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ है कि बाद में MQM वहाँ पर गई है और MQM की समाअत उन्होंने अलहदा से की है, और उसके बाद उन्होंने एक जवाज़ बना करके बारिश होने वाली है। बारिश का तो ये सीज़न है और फोरकास्ट तो ये थी, पहले से इनको देखना चाहिए था, तमाम पार्टियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। कोई 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते तो इस पर किसी को भी एतराज़ नहीं होता। लेकिन एक मतलब जब 3 दिन रह गए, सारा काम मुकम्मल हो गया, तो उस वक्त ये जब इन्होंने ऐलान किया है तो इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन तो कोई बने बनाए जहन के साथ इस काम को कर रहा है, जिस पर हमने इसको कंडेम किया और कहा कि ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए और इसको अपने वक्त पर होना चाहिए। हमने तो ये देखा कि जब हम इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाते रहे कि यहाँ सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हुआ है जो नाजायज़ है, गलत है, गैर आईनी है, गैर अखलाकी, गैर कानूनी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने कहा वोटर लिस्टें सही नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि भाई आरओज़ की तकर्रुरी गलत हुई है, पॉलिटिकल ग्राउंड पे हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। बेशुमार चीज़ें थी जो हम पॉइंट आउट करते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा था। अभी भी इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद झंडे लगा कर गाड़ियों पर जो है वो कारपेटिंग का काम पीपल्स पार्टी की तरफ से चल रहा है, लाइनें लाकर खड़ी की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पीपल्स पार्टी काम करा रही है, सिंध हुकूमत काम करा रही है। सर, आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, पर MQM ने क्या वजह दी या क्या ऐसी कोई रीजनिंग या मंतक पेश की जिसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया और मुलतवी कर दिया? क्या उन्होंने भी बारिशों का ही जिक्र किया या उनके पास कोई और वजह भी थी? देखें, MQM की जो पिटीशन थी ना, वो तो हाई कोर्ट में थी, जिसमें जो उन्होंने जवाज़ बताया था वो हल्का बंदियों पर एतराज़ का बताया था, इख्तियारात का बताया था। तो उस वक्त हाई कोर्ट ने सब लोगों से, इसमें इनके पार्टनर्स PTI भी थी और बाकी लोग भी थे, खुद पीपल्स पार्टी भी थी, तो हाई कोर्ट ने इनसे कहा कि जो इख्तियारात का मामला है वो असम्बली का है, आप असम्बली में इसको करते क्यों नहीं है और फौरी तौर पर करें, लेकिन इलेक्शन का ताल्लुक इससे नहीं है, इलेक्शन कीजिए और साथ साथ वो भी कर दीजिए, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी भी जो MQM वाले गए हैं इलेक्शन कमीशन में वही चीज़ें लेकर गए हैं, हल्काबंदी और ये वो। तो अब कहने का मकसद ये है कि जो काम बहुत पहले के करने थे, उस वक्त तो ये PDM के चक्कर में आपस में मिलकर हुकूमत बना रहे थे, वजीर पकड़ रहे थे, गवर्नर बनाना चाह रहे थे, उस वक्त तो इन्होंने तवज्जो नहीं दी। और जब बिल्कुल सर पर इलेक्शन आ गया तो इन्होंने इलेक्शन से बचने के लिए काम किया। असल में MQM ज़ाहिर है एक्सपोज हुई है पूरे कराची में, उनको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और वो देख रहे हैं कि वो बिल्कुल गुरूब होने वाले हैं, तो इसलिए वो किसी सूरत भी इस बल्दियाती इंतखाब को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की। पीपल्स पार्टी सर, और सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी ने तो हमसे ये बात कही और अब वो कह भी रहे हैं, सुबह भी उन्होंने, इनके सईद गनी साहब ने कहा कि हम इलेक्शन मुलतवी करना नहीं चाहते थे, और उन्होंने ये बात तो वजाहत कि जमात इस्लामी के अलावा सारी जमातें करना चाहती थी। लेकिन मैं ज़रूर ये खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मुलतवी नहीं करवाना चाहते थे तो आपने वो रिपोर्ट क्यों पेश की थी जो हाई कोर्ट में आपने की थी कि सेलेक्ट कमेटी के सारे लोग चाहते हैं कि ये मुलतवी हो जाए, और आपके जो अटॉर्नी थे वो भी ये बात कर रहे थे। आपको ये नहीं करना चाहिए था उस वक्त, इसलिए कि अगर आप मुलतवी नहीं कराने देना चाहते तो ठोक कर बोलते कि हम तो बिल्कुल इलेक्शन वक्त पे कराना चाहते हैं और इतने दिनों में हम इख्तियारात जो मुंतकिल होने आइन के मुताबिक इतने दिनों में ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, हम कर देंगे, बात खत्म हो जाती। लेकिन इन चीज़ों को डिले करने का मकसद ही ये था कि इलेक्शन डिले हो।
तो अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम इलेक्शन वक्त पे कराना चाहते हैं और हमने इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं कही है, तो इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये खबरें भी आई हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि डिले होना चाहिए बारिश की वजह से या फला चीज की वजह से। तो इसलिए दोहरी बातें सामने आ रही हैं। वाज़ेह बात यह है कि इस वक्त शहर के अंदर एक फिजा बनी और तवील अरसे के बाद यहां बल्दियाती इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहे थे। 2.5 साल डिले लेट हुए हैं, हम आईनी कवर हासिल नहीं है बल्दियाती हुकूमतों को, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमतें अपनी मर्जी से ये काम करती हैं। जब ये होने जा रहे थे हमें अंदाजा है कि हमारी लड़ाई इन गलत वोटर लिस्टों से भी है, हमारी लड़ाई पूरे इलेक्शन कमीशन के अमले से भी है। बिल्कुल ठीक सर, ये बताएं कि अब ये जो आप धरना करेंगे सो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे पहले आपने कानून के हवाले से भी धरना किया, उन्होंने आपसे वादे भी किए, सब ऑपोजिशन से बात भी की और कोई फर्क खास नहीं पड़ा। तो अब इलेक्शन कमीशन से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि ये धरना हमारा आईनी और कानूनी हक है, हम और क्या करें। हम इलेक्शन कमीशन में खत लिखते हैं, हम जो है वो अदालतों के अंदर जाकर बात करते हैं। और आज तो इन्होंने एक अजीब ही काम कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, यानी वो बात जिसका जो है सारे फसाने में जिक्र ही नहीं था वो उन्होंने जमात इस्लामी पे इल्ज़ाम लगा दिया। हमने खत लिखा था कि 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप 245 का इलेक्शन उससे थोड़ा आगे जाके करें ताकि दोनों इलेक्शन टकराए नहीं। अभी तो आपको रिजल्ट 28 तारीख तक बताना है, तो दूसरा इलेक्शन कैसे कंडक्ट करेंगे? हमने ये बात कही, उन्होंने कहा हमने बल्दियाती इलेक्शन जो है मुलतवी करने का कहा है। हमने आज खत पूरे मीडिया के सामने लाकर पेश कर दिया। तो ये गलत बयानी अगर इलेक्शन कमीशन जैसा अमला और इदारा करेगा, जो रियासती इदारा है, ये हुकूमती इदारा नहीं है, ये रियासती इदारा है। रियासती इदारा अगर एक पार्टी को मार्जिनलाइज करेगा और हमें नसीहत करेगा मीडिया के जरिए से कि आपको तो समझना चाहिए कि आप जमहूरी रिवायात रखते हैं, आपने क्यों धरना रख दिया, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आपको समझना चाहिए कि आपका काम क्या है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से बना हुआ है। आपका काम है कि आप वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाएं, सारी जिम्मेदारियां पूरी करें, आप कर नहीं रहे। तो हमने तो इसको बिल्कुल उनसे मुतालबा किया है कि आप माफी मांगे अब जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी एक जिम्मेदार जमात है, हम गलत बात के ऊपर नहीं खड़े हो सकते, हमारी गलती होती है, हम माफी मांगते। लेकिन हमने आपसे कहा कि बल्दियाती इंतखाब वक्त पे होना चाहिए, उसका हमने मुकदमा लड़ा। हम आपके पास गए थे आज से चंद महीने पहले कि इनको मजबूर करें कि आप बल्दियाती इलेक्शन का अनाउंसमेंट करें। हमने आपके पास हियरिंग की और हम ही से आप कह रहे हैं कि हम बल्दियाती इंतखाब मुलतवी कराना चाहते हैं, और जो कराना चाहते हैं उनको आप कवर फराम कर रहे हैं। तो ये ज्यादती की इलेक्शन कमीशन ने, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह कि हमारा एहतजाज इसलिए है कि हम ये बताएं कि आपने गलत किया है, कि जो आपने मुलतवी किया है, और अब हम मजीद फरार नहीं होने देंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि इन पार्टियों को जो भागना चाहती हैं और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन को हम मजबूर करेंगे कि वो फरार ना हो, और कराची के अवाम इंशाअल्लाह इन सब से इंतकाम लेंगे। 24 जुलाई को इलेक्शन होगा तो भी तराजू होगा, 28 अगस्त को इलेक्शन होगा तो भी कराची में जमात इस्लामी का मेयर आएगा। मुर्तजा वहाब साहब जितनी भी बातें कर लें, अब मेयर कराची में जमात इस्लामी का आएगा, वही इनकी टूटी हुई सड़कों को बनाएगा, वही इनकी गंदगी के ढेरों को, गिलाजतों को खत्म करेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।